तुम कुछ ऐसी नई हरकतें ना करो जिससे तुम्हारा एग्ज़ाम या प्रिपरेशन में कोई भी इफेक्ट आए। जेई मेंस के लिए दो सबसे खास चीज़ है। अगर मैं सिर्फ लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो लास्ट मंथ में आपको 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इस्माइल मलिक जी। आई एम एन आईआईटी इंदौर एलुमिनाई। आई रन 3 कंपनीज, हेक्सानोवेट, आईआईटीएन गाइडेंस एंड टपरी आईआईटीएंस की। ये तीनों कंपनी से लास्ट ईयर मेरा रेवेन्यू करोर्स में था। मेरे पास 40 लोगों की टीम है और मैंने बड़ी बड़ी बिजनेसेस एंड क्रिएटर्स के साथ काम कर रहा हूँ। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं कोई होनहार या बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हूँगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 7 साल पहले की अगर आप मेरी कंडीशन देखो, तो मुझे पता भी नहीं था आईआईटी क्या होता है। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन मोडासा इन गुजरात, वेयर माई पेरेंट्स आर फार्मर। सो उनको आइडिया ही नहीं था आईआईटी क्या होता है। तो मेरे घर में और मेरे परिवार में किसी को मालूम नहीं था आईआईटी क्या होता है। आप में से 99% बच्चों को लगता होगा कि आईआईटी में जाने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस और होनहार होना ज़रूरी है, बट आईआईटी में जाने के लिए इनके साथ साथ आपको टेंशन फ्री एटीट्यूड, बिना पैनिक हुए चीज़ों से डील करना एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर मैं आपको मेरी 7 साल पहले की जर्नी स्टार्टिंग से बताऊं, तो मैं एक सुबह अपने बाल कटाने जा रहा था, वेयर माय फ्रेंड केम टू मी। उसने मुझे बताया कि यार हमने किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था, सो उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए जाना है। तो हम लकीली ऐसे ही मस्ती मज़े में उस एग्ज़ाम को देने चले गए एंड लकीली मेरा सिलेक्शन भी हो गया उस एग्ज़ाम में। उस एग्ज़ाम का नाम था गिफ्टेड 30, विच इज़ सिमिलर टू सुपर 30। ये गुजरात में एक पीएमईटी ट्रस्ट के द्वारा रन किया जाता है। सो वहाँ पर जाकर मुझे पता चला कि यार ये सारी जो हसल बसल हो रही है, ये सारे इतने लोग जो हॉस्टल में आए हैं पढ़ाई करने के लिए, ये सब ये आईआईटी कॉलेज में जाने के लिए हो रहा है। सो आई मूव्ड आउट ऑफ मोडासा एंड केम टू सूरत, जहाँ पर मैं सभी लोगों से फिर से मिल रहा था, किसी को नहीं जानता था उधर। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन सबसे आगे जाने के लिए। मैंने 11th के फर्स्ट महीने में इतनी मेहनत करी, मुझे लगा कि मैंने पूरे 10th में इतनी मेहनत नहीं करी। टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, बट मैं चीज़ों के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा था। मैं अपनी इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ें समझ नहीं पा रहा था। सो व्हाट आई डिड सिंपली वाज, मैं हर रोज़ क्लास में जाता था, प्रीवियस क्लास का रिवीजन करके, एंड देन जो भी होमवर्क दिया जाता था, जितनी भी डीपीपीस दी जाती थी, उसको एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट करके जाता था। ये पूरा मैंने 11th में सिर्फ यही किया। इससे मेरे बहुत सारे चैप्टर्स छूटे भी, कुछ चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, तो बहुत बैकलॉग भी क्रिएट हुई। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैंने 11th में कोचिंग चेंज करी एंड 12th से नई कोचिंग को ज्वाइन किया। अब नई कोचिंग में जाने से मैंने खुद को एक फ्रेश स्टार्ट दिया। मैंने सोचा यार 11th का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं, जो गया वो गया, अब 12th को नई जर्नी के जैसे स्टार्ट करते हैं। तो 12th में मैंने अच्छे जो नई कोचिंग में बच्चे थे उनके साथ घुलने मिलने लगा, उनके साथ बैठने लगा, उनकी स्ट्रेटेजी समझने लगा, उनका क्लास में पार्टिसिपेट करने का तरीका समझने लगा। एंड धीरे-धीरे उनके साथ-साथ मुझे भी थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। बट मैंने कभी भी 11th के जो मेरे बैकलॉग्स थे, उसको दिमाग में रख के ये चीज़ें रखी नहीं कि यार मेरे 11th के बैकलॉग की वजह से मुझे 12th में नुकसान हो रहा है या मैं पीछे जा रहा हूँ। सो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है जो भी अभी 11th में है, कि आप बैकलॉग बैकलॉग करके रोना बंद करो। ये सब बकवास है, ठीक है? 12th का 90% ऑफ सिलेबस में जितना भी पार्ट है, उसमें 11th का ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं। तो तुम यही फोकस करो कि यार 12th को 12th की तरह देखो एंड उसको उसी तरीके से सॉल्व करो। कहीं तुम 11th का बैकलॉग कवर करने के चक्कर में 12th में बैकलॉग क्रिएट कर दोगे। सोचो उसके बारे में। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी 12th में पढ़ाया जा रहा है उसको हमेशा रिवाइज करो एंड वही उसी सीक्वेंस में पढ़ते जाओ। 11th के बैकलॉग को कवर करने के लिए तुमको बहुत टाइम मिलेगा। जब 12th का सिलेबस खत्म होगा तब कवर कर सकते हो, और या लॉन्ग वीकेंड्स भी मिलते हैं तब तुम 11th का कुछ चैप्टर्स कवर कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी गलती मैंने ये की थी कि 11th में मैं बहुत सारी चीज़ें खुद से ही सॉल्व करता था। कोई भी डाउट मैं किसी को पूछने से डरता था और अपने में खुद से चीज़ें सॉल्व करने लग रहा था। तो इससे मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था। मैंने क्या किया 12th में, मैंने दूसरों को डाउट्स पूछना स्टार्ट कर दिया, अपने टीचर्स को जितना छोटा सा छोटा डाउट था सब पूछना स्टार्ट कर दिया।
उससे मेरा एक चीज़ का फ़ायदा हुआ कि मुझे चीज़ें समझ आने लगी बहुत तेज़ी से और मेरा टाइम भी बहुत बच रहा था। तो इसके कारण मेरे टेस्ट में भी ओवरऑल मार्क्स बढ़ने लगे, मेरा टाइम वेस्ट कम हुआ और आपकी तरह उस टाइम पे मेरे पास यूट्यूब था नहीं, ताकि मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे जाके डाउट सॉल्व कर सकूँ। उसके बाद जैसे मैंने क्लास में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस इनिशियली आंसर सही नहीं आने से थोड़ा-सा लो हुआ था, बट जैसे-जैसे मेरे आंसर सही होने लगे, वैसे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा तरीके से बूस्ट हुआ एंड उसके कारण मैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, जिनको मैं कभी अप्रोच ही नहीं करता था, उसको सॉल्व करने की हिम्मत आई मुझ में। सो यही चीज़ सिर्फ़ 3 चीज़ें फ़ॉलो करके मैंने क्लास 12th में एक रिवाइज़ करना अच्छे से जो भी पढ़ाया जाता था, दूसरा जितनी डीपीपीज़ दी जाती थी वो सारी सॉल्व करता था एंड होमवर्क टाइम से करता था। उसके कारण मेरा ओवरऑल टेस्ट में 200 प्लस मार्क्स आते थे ऑलमोस्ट हर टेस्ट में इन 12th एंड और इसके साथ-साथ मैं क्लास का टॉपर भी बन गया था, तो लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज़ करना भी स्टार्ट कर दिया था। सो धीरे-धीरे एग्ज़ाम पास आ रहे थे एंड लास्ट मंथ में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कड़ी परीक्षा होती है किसी भी एस्पिरेंट की, वो लास्ट मंथ डिसाइड करता है कितने अच्छे से आपने प्रैक्टिस करी है, कितने अच्छी आपकी करंट प्रिपरेशन है, कितने अच्छे तरीके से आप मार्क्स को स्कोर कर पाओगे आगे। सो लास्ट मंथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट मंथ ऑफ जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस दोनों में मैंने एक चीज़ जान ली थी कि यार पढ़ाई तो बहुत कर ली है, अब जो भी प्रिपरेशन करनी है वो एग्ज़ाम एनवायरनमेंट के लिए करनी है, ताकि एग्ज़ाम में जाके मैं कोई गलती ना करूँ। सो मैं हर अल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट देता था। उस मॉक टेस्ट के चक्कर में मैं बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम टाइम, पंक्चुअलिटी, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं अपने आप में समझ गया। मेरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का एक यूनिक तरीका था। मैं हमेशा कुछ भी ऑर्डर डिसाइड करके नहीं जाता था कि यार मैं पहले फिज़िक्स करूँगा या पहले केमिस्ट्री करूँगा या पहले मैथ करूँगा। तो मैं जब भी पेपर आता था हाथ में, तो मैं पहले देखता था कि यार पहले ईज़ी क्वेश्चन ढूँढता था जो सिर्फ़ देखते ही टिक हो जाए। एंड देन उस चक्कर में मैं एनालाइज़ भी करता था उसके साथ-साथ कि कौन-सा सेक्शन रिलेटिवली ईज़ी है। जो भी ईज़ी सेक्शन होता था, उसके हिसाब से और जो टफ सेक्शन होता था, उसके हिसाब से मैं अपना ऑर्डर डिसाइड करता था कि मैं इस पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करूँगा। अगर मैं पहले से डिसाइड कर लूँगा तो मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड जो इनिशियली जो सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, जो ईज़ी क्वेश्चंस निकालते हैं, उससे कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पेपर में। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मैंने ये करी थी कि जो भी मेरे मॉक टेस्ट में वीक सब्जेक्ट्स या जो भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, उन क्वेश्चंस को मैंने सेपरेटली देखता था, कौन से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, उन कॉन्सेप्ट को मैं अपनी खुद की बनाई हुई शॉर्ट नोट से रिवाइज़ करता था, ताकि जो भी चीज़ है वो मुझे पता हो और मैं उस चीज़ पे कमांड हासिल हो। जेईई मेंस के लिए 2 सबसे ख़ास चीज़ है। जेईई मेंस में सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कोई भी सेक्शन छोड़कर मत जाओ। जो भी अगर सेक्शन छोड़कर जाओगे वहाँ पे कोई फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए वो मार्क्स का लॉस है। सो कोई भी चीज़ अपने सिलेबस में से छोड़ो मत। दूसरी सबसे बड़ी बात जेईई मेंस में ये है कि जो भी मॉक टेस्ट तुम अटेम्प्ट कर रहे हो उसको बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करो। उसमें अपना एक्चुअल एग्ज़ाम देने वाला माइंडसेट रखो, ताकि तुम्हारा जब जेईई मेंस मेन बात हो तब तुम कुछ ऐसी नई हरकतें ना करो जिससे तुम्हारा एग्ज़ाम या प्रिपरेशन में कोई भी इफ़ेक्ट आए। तो जब भी मॉक टेस्ट दो तो पूरे एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में दो एंड उसको अच्छे से दो, ताकि कोई इश्यू ना हो बाद में। उसमें एक अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ तो जेईई मेंस में तुम्हारे उतने ही मार्क्स आएँगे जितने तुम्हारे अभी करंट मॉक टेस्ट में आ रहे हैं या उससे कम ही आएँगे। सो जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ाने की ट्राई करो। अभी आते हैं एग्ज़ाम डे पे। एग्ज़ाम डे के दिन मेरे साथ 2 बहुत जेईई मेंस में एग्ज़ाम डे के दिन जेईई मेंस में भी एंड जेईई एडवांस में भी 2 बड़े इंसिडेंट्स हुए थे। जेईई मेंस के दौरान मेरे सिमिलर सेंटर के नाम के अकॉर्डिंग 2 सेंटर्स थे। तो मैं एक गलत सेंटर पे पहुँच गया था एंड आई वाज़ द अलोन, मेरे साथ ना कोई पेरेंट्स था मेरा, ना कोई था। सो मैंने खुद का दिमाग यूज़ करके टाइम का एडवांटेज था मेरे पास, मैं सही गलत सेंटर अर्ली पहुँच गया था तो मैंने ऑटो करके सही सेंटर पे पहुँचा। एंड जेईई एडवांस में एक्साइटमेंट के कारण मैं पेन लाना ही भूल गया था। सो उस सिचुएशन में जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुई तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे पास पेन ही नहीं है। सो मैंने बिना पैनिक हुए इन्विजिलेटर को बताया कि भाई मेरे पास पेन नहीं है, आप कहीं से पेन अरेंज कर सकते हैं। तो उनको 10 मिनट लगे, उस 10 मिनट को मैंने वेस्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि यार जो भी क्वेश्चंस जैसे केमिस्ट्री जैसा सेक्शन हो गया तो मैंने केमिस्ट्री खोल लिया एंड वहाँ पे जो भी ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस बन रहे थे बिना पेन के वो उनको सॉल्व कर लिया। सो एग्ज़ाम डे पे कुछ भी हो सकता है।
तुमको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि यार मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, उस सिचुएशन को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। जब मैं एग्जाम दे के बाहर आया एडवांस की, तो मेरे दोस्त लोग काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे कि यार पेपर में ये हुआ, वो हुआ, इसका आंसर ये, और मैं कहीं न कहीं उनसे आंसर थोड़े बहुत मैच नहीं कर रहे थे। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन्स, उनमें आंसर मैच नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा यार कुछ तो मैंने मेजर कर दिया है, जेईई इन एडवांस में शायद सिलेक्शन नहीं होगा। बट उससे ज़्यादा खुशी मुझे ये थी कि यार 1 साल तक मैं घर नहीं गया था पूरे 12th में, तो मैंने सोचा यार अब घर जाने की खुशी मनाता हूँ, एग्ज़ाम को जब रिज़ल्ट आएगा तब देखेंगे। जब एक्चुअल रिज़ल्ट देखा तो मुझे अंदर-अंदर से शायद लग रहा था कि सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैंने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया मेरे रिज़ल्ट चेक करने में। मैंने अपने एक सीनियर को अपने क्रेडेंशियल्स दे रखे थे। मैं जब सो रहा था तब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि यार तेरा सिलेक्शन हो गया है, एंड उससे मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। मैं वापस सो गया। बट एक्चुअली में जब मैंने चेक किया तो ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन हो गया था। सो माय फाइनल मैसेज टू यू ऑल इज द सेम कि अगर आप गिव अप कर दोगे तो आप 100% आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप लड़ते रहोगे, गिव अप नहीं करोगे, सो 100 टाइम मोर चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर मैं सिर्फ लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो लास्ट मंथ में आपको 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहले मॉक टेस्ट देना कैसे है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और कौन से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। सो कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं वो तो कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप जितने ज्यादा कर सकते हो करो। बट आइडियल फ्रीक्वेंसी, अगर आप अल्टरनेट डे, अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है तो हर अल्टरनेट डे एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट देने की ट्राई करो। मॉक टेस्ट आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो और चैप्टर वाइज भी दे सकते हो। जो सेक्शंस आपको सबसे वीक लगते हो आपके, उनके सब्जेक्ट वाइज दो, और सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट्स आपके वीक लग रहे हो उनको सब्जेक्ट, जो चैप्टर्स आपको वीक लग रहे हो उनको सब्जेक्ट वाइज दो। बाकी के फुल सिलेबस टेस्ट में सारी चीजें कवर्ड हो जाती है। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट तो हर कोई दे देता है एंड छोड़ देता है। बट मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, जो अल्टरनेट डे आपके पास एक दिन खाली बच रहा है उधर एनालाइज करो कि यार लास्ट मॉक टेस्ट में मैंने क्या गलतियां करी। उस गलतियों को नोट डाउन करके उस गलतियों को रिपीट नहीं करना है नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, ये हमेशा ध्यान रखो, वरना कोई फायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि एक आइडियल शेड्यूल बनाओ अपना। अगर आइडियल शेड्यूल क्या होता है बेसिकली, कि आप एक फिक्स टाइम स्लॉट रखो जहां पे आप पढ़ाई करने ही वाले हो फॉर श्योर, एंड जो भी फालतू की आउटिंग्स होती है और सारी एक्टिविटीज होती है, गेम खेलना हो गया, यूट्यूब स्क्रॉल करना होगा, इन सबको थोड़ा सा बंद कर दो, क्योंकि ये आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर देंगे। अगर आप कोई अच्छी हैबिट डेवलप कर सकते हो उस टाइम पे, जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी हो गई, वो ज्यादा बेटर रहेगी, जो आपको मेंटली रिलीव करेगी। और हाँ, अगर वीक एंड या वीकेंड्स पे अगर माइंड फ्रेश करना हो तो एक आध मूवी देख सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ। हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी इस टाइम पे तुम कुछ भी रैंडम खाओगे या कहीं भी सर्दी हो गई, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो ये तुम्हारी प्रिपरेशन को पूरी 2 साल की प्रिपरेशन को रुइन कर सकता है। इसको हमेशा ध्यान रखो कि जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो इन सब के साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, एंड तभी वो जेईई मेंस में रॉक कर सकते हैं। आई एम रियली थैंकफुल कि जो स्टॉक जेईई ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर आप जैसे बच्चों को बता सकूं कि यार मेरे जैसा एक एवरेज स्टूडेंट जो एक छोटे शहर से बिलोंग करता है, वो भी बड़े सपने देख सकता है, लाइफ में रिस्क लेके यहाँ तक पहुंच सकता है। तो एक सिंपल चीज आपको हमेशा करते रहना है कि जो सिचुएशंस आपके हाथ में है या जो चीजें आपके हाथ में है, आप सिर्फ उन पे सोचो। जो किसी और के हाथ में या जो किसी और पे डिपेंडेंट है, उन चीजों पे बिल्कुल मत सोचो। जो आपकी करंट कंडीशन है उसमें गिव अप मत करो। आगे कुछ भी हो सकता है, तो हार्ड वर्क करते रहो, उसको कंटिन्यूअस करते रहो। ऐसा नहीं कि कुछ दिनों का मोटिवेशन चला एंड देन वापस गाड़ी ठुस। सो ये बिल्कुल मत करो। आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने मेरी टॉक सुनी। थैंक यू।